नमस्कार, मैं हूं गजेंद्र रौतेला और आज मेरे साथ हैं वरिष्ठ पत्रकार और एक राजनीतिक कार्यकर्ता मदन मोहन चमोली जी। मदन मोहन चमोली जी एक पत्रकार होने के साथ साथ एक सामाजिक राजनीतिक कार्यकर्ता हैं और लगभग 35-40 सालों का उनका पत्रकारिता का अनुभव है और विभिन्न पड़ावों से होते हुए आज जन संस्कृति मंच के भी वो हमारे उत्तराखंड के पार्षद हैं। और मदन मोहन चमोली जी के बारे में अगर कहें तो वो समाज के अंदर एक इस तरह के उत्प्रेरक हैं जो खामोशी से अपना काम करते हैं, बहुत सारे विभिन्न सामाजिक सरोकार के मुद्दों पे काम करते हुए और एक राजनीतिक चिंतक, सामाजिक चिंतक के रूप में आज हमारे साथ में यहाँ पे मदन मोहन चमोली जी हैं। तो उनसे हम जानेंगे उत्तराखंड और देश दुनिया के संदर्भ में कि पत्रकारिता को जानने समझने की हम कोशिश करेंगे। तो पुराने इतिहास और वर्तमान दौर को भी उनसे बातचीत के रूप में हम बात करेंगे। तो चमोली जी, स्वागत है आपका। और तो बताइए, आपकी पत्रकारिता की यात्रा कैसे शुरू होती है? मेरी पत्रकारिता एक तरह से मेरे मतलब विद्यार्थी काल से कहना चाहिए। जब मैं इंटरमीडिएट, हाई स्कूल इंटरमीडिएट के आसपास, तब मेरी एक समझ बनने लगी थी और मेरी रुचि का क्षेत्र बनने लग गया था। तो मुझे इस क्षेत्र में जाना, तो एक तरह से मैं इसी वजह से मैं पत्रिकाओं से उस समय, उस दौर की, ये बहुत, अगर 70s के दौर शुरुआत की बात करें तो उस समय से बनने शुरू हुई थी और वो 70s का दौर मुख्य रूप से है। और एक क्रमिक उसमें पढ़ने के साथ साथ मेरा अखबारों से भी वास्ता बना और मैं एक तरह से यहाँ इस फील्ड के लिए अपनी एक मनस्थिति के साथ आगे बढ़ा। एक तो ये है, ये लगभग किस सन की बात? ये 70s का दशक आप पूरा मान लीजिए। और उस दशक में एक क्रमिक किस्म का विकास मेरा भी होता है, रुचि का भी। और अलग से पत्रकारिता मेरे लिए, चूंकि अखबार, पत्रिकाएं और इन तमाम चीजों से मेरा जुड़ाव बनता है और जुड़ाव के साथ मेरी अपनी समझ भी आगे ठीक होती है और एक दुनिया खुलती है, खिड़की खुलती है। मैं पत्रकारिता और पढ़ने लिखने की तरफ मेरा आकर्षण बढ़ता है और मैं इस तरह से ये 70s के दशक को, हम अगर एक दशक के हिसाब से कहें तो ये 70 का दशक मेरे लिए इसमें इससे जुड़ने का और आगे अपना एक फ्यूचर की तरफ वो मान लें तो इसको 70 के दशक को हम मान सकते हैं। तो कहाँ से यात्रा शुरू होती है आपकी और कितने सालों तक आपकी ये यात्रा रहती है? अब मैं पढ़ने के साथ साथ मुझे लगता है कि 2-3 अखबारों से मेरा जुड़ाव उस दौर में हुआ। मतलब मेरी शुरुआत जो होती है उस मैं प्रेस का काम करते हुए, प्रेस मतलब उस समय के दौर के जो फेडरल प्रेस की जो व्यवस्था है उससे जुड़ करके मैं गौचर में, जहां मैंने इंटरमीडिएट किया, वहां एक जो अखबार निकलना वहां से शुरू हुआ, अनिकेत अखबार, तो पहाड़ी जी संपादन करते थे और एक संस्था वहां पर चलती थी, 2 विकास परिषद, उनकी अपनी एक लाइब्रेरी भी थी, तो एक अखबार भी निकलता। तो मैं एक्सीडेंटली कहना चाहिए, क्योंकि मेरा अपना एक समस्याग्रस्त उसकी वजह से मैं उससे जुड़ गया। उससे जुड़ने का फायदा ये हुआ कि अखबार के साथ जुड़ करके मुझे छपने की भी एक, मतलब मैं कविताएं भी लिखता था। एक कविताओं से मेरी शुरुआत होती है। मैं कविताएं हमेशा से, मतलब मेरी पहला प्यार तो कविताएं रही हैं जो मैं शुरुआत से, तो वो कविताएं छपने के साथ मेरा उत्साह भी वर्धन होता है। और अनिकेत पहला मैं कहना चाहूँ कि लॉन्चिंग पैड की तरफ मैं, उसके बाद मेरा, आपने एक शब्द का उपयोग किया, ट्रेडल प्रेस। तो ये ट्रेडल क्या होता था? आप नए जो दर्शक हैं, नए जो पढ़ने लिखने वाले बच्चे हैं, उनको थोड़ा सा समझ में आए कि ये प्रेस कैसे काम करती थी, क्या? ये प्रेस, इसको हम कहेंगे कि आज तो बहुत ज्यादा इसका एडवांसमेंट हो गया। उस दौर में ये मैनुअल ज्यादा था। मैनुअल मतलब इसमें हाथ से काम करने की मशीन हो और जो टाइपिंग हो, तो वो ट्रेडल प्रेस में ये होता था, कंपोजिंग सेट होता था और उसमें आप अक्षर मिलाना पड़ता, अक्षर मिला करके तब उस पर गैली वैली और उसका वो सब बन करके तब वो मशीन को जाता था। उल्टे अक्षर होते थे, उल्टे अक्षर को चिमटी से जो है शब्द बनाने पड़ते थे। और ये बहुत पुराना था और इस दौर तक आते आते बहुत ज्यादा इसमें भी अपनी तरह का एडवांसमेंट हुआ था। और यही था पूरे देश के पैमाने पर, इसी का प्रिंटिंग का एक मतलब वो था। मैं दिल्ली भी बाद में रात मैंने देखा, वो दौर अब नहीं है, लेकिन उस दौर को माने फेडरल प्रेस का दौर था। इसमें अक्षरों को छांट करके मतलब वो गैलरी होती है, कंपोजिंग सेट होता है, आपको अक्षर बीन करके बनाना पड़ता है।
तो अपने पत्रकारिता जीवन में आप किन किन पड़ावों से गुजरे, किन किन पत्र पत्रिकाओं में आपने काम किया, कहाँ कहाँ काम किया, थोड़ा उसके बारे में संक्षेप में मुझे, मैंने जो शुरुआत में कहा कि लॉन्चिंग पैड की तरफ से मैं अपनी शुरुआत तो मैं अंग्रेज से मानूंगा। अंग्रेज में मेरी कविताएं छपी और फिर आगे तो काम सीखने के साथ और पढ़ने लिखने के साथ ये दोनों समानांतर रूप से मेरे जीवन से जुड़े रहे। मैंने दोनों को एक साथ जोड़ करके, और ये मेरी आजीविका भी बना। मतलब प्रेस मेरी आजीविका बन गया, प्रेस में काम करना और लिखना पढ़ना भी उससे मैंने जोड़ करके, तो मैं एक तरह से अपने दोहरे उसके साथ आगे बढ़ा। एक दूसरा लॉन्चिंग पैड मैंने अनिकेत कहा, लेकिन मेरा थोड़ा सा आगे बढ़ने की क्रम में देवभूमि मेरा नंदप्रयाग से निकलता था चमोली। ये किस सन की बात होगी लगभग? ये है 78-9 की बात है। उस दौर में मैं आ गया था देवभूमि में आकर के 2 साल मैंने वहां, मुझे 80 में फिर मैं वहां से बाहर हुआ सी में। उसको छोड़ने के बाद फिर मेरा, अगर उस तरह से क्रमिक उसमें देखा जाए पत्र पत्रिकाओं से जोड़ने के क्रम में, तो मैं मातृपद में 80-81 के साथ मैं आया और बीच के अपने संघर्ष जो समयांतकाल जो रहा उसमें बहुत सारे टूट फूट के साथ आगे बढ़ा। तो मुख्य रूप से फिर मेरा वो बना पत्रकारिता का एक अड्डा, और जिसको मैं कह सकता हूँ कि मेरे लिए प्लेटफॉर्म, वो मातृपद बना। श्रीनगर से जो निकलता है, श्रीनगर में यूनिवर्सिटी हो गई थी, पढ़ने लिखने का माहौल था, तमाम तरह के वहां पर वो सब। इससे पहले हम नंदप्रयाग की बात कर रहे थे, तो एक दौर में जो हमारा चमोली जिला हुआ करता था, नंदप्रयाग पढ़ने लिखने को लेकर के और सामाजिक राजनीतिक चेतना का भी केंद्र रहा है। हाँ, वो आजादी के दौर से ही उसकी अपनी पहचान। हाँ, क्योंकि वहां पर अंशुल प्रसाद बहुगुणा, जिनको कि हम गढ़ केसरी भी कहते हैं, उनकी कर्मभूमि भी वो रही है। तो थोड़ा उस बारे में बताइए कि नंदप्रयाग को आप किस तरह से एक, मैं अपने अनुभव से तो मैं उसको दूसरी तरह से देखूंगा, लेकिन मैं उसके इतिहास वगैरह जाना चाहूँ तो आजादी के दौर में ये भी मुझे नंदप्रयाग जाकर से ज्यादा हुआ कि वो चमोली जिले का बौद्धिक केंद्र भी था एक तरह से। और वो इसलिए था क्योंकि आजादी के आंदोलन में नंदप्रयाग की जो अपनी भूमिका थी, वहां के जो लोगों की भूमिका थी, उसमें जैसे अंशुल प्रसाद बहुगुणा का आपने नाम लिया, वहां पर वैष्णव राधाकृष्ण वैष्णव की पत्रकारिता में थे, गोविंद प्रसाद नौटियाल जो कि बहुत बड़े अखबार के उस समय, मतलब जिनका हमारे लीजेंडरी पत्रकारों में, पहले बड़े पत्रकारों में उनका नाम आता है, तो इंडिपेंडेंस के दौर से, और तो इसलिए वो बौद्धिक केंद्र और चेतना का केंद्र नंदप्रयाग तो था। और मेरा सौभाग्य था कि मैं वहां गया तो मेरी भी अपनी एक वो बनी, कुली बिगाड़ की जड़ें भी जुड़ी हुई है नंदप्रयाग की भी, और वो डोला पाल की ये आंदोलन, क्योंकि गढ़केसरी जी इनका नेतृत्व करने वाले थे, तो लिहाजा उसको इस तरह से, तो एक तरह से आंदोलन और बौद्धिक चेतना उन सबका केंद्र नंदप्रयाग रहा। वो ऐतिहासिक रूप से उसकी अपनी एक वो जगह है, और वो इतिहास में पूरी तरह से आज भी दर्ज है। तो ये तो आपकी पत्रकारिता की यात्रा हो गई, और जैसा मैं जानता हूँ कि आपकी जो हमारे उमेश डुभाल पत्रकार रहे हैं, उस आंदोलन में भी आपकी बड़ी भूमिका रही। आपको कैसे देखते हैं आप? कैसे उसको लेकर के मुझे थोड़ा अलग से अपनी बात रखते हुए लगता है कि जब मैं 80-81 के आसपास जब मातृपद से होते हुए और मेरी जब एक उस जर्नी मैं थोड़ा आगे बढ़ गया था अपनी समझ में भी, जुड़ाव में भी, पढ़ने लिखने में भी, तो उसके बाद क्या हुआ कि मेरी जो अपनी आगे की वो थी, इच्छा थी कि मैं बड़ी पत्रकारिता से, बड़े अखबारों से जुड़ूं, क्योंकि मैं अब तक स्मॉल जो छोटे अखबारों में लिखना पढ़ना था, बड़े अखबारों की तरफ जाने का भी मेरा एक मन हुआ था, क्योंकि उस समय वही लोकप्रिय थे, जैसे नवभारत, हिंदुस्तान, ये ज्यादातर वो थे। और बाद में हमारा ज्वाला आया, तो अखबारों का एक पूरा वो जो सामने, ये तो राष्ट्रीय अखबार थे हमारे जितने उत्तराखंड के अखबार थे या इस क्षेत्रीय अखबार थे, वो उनमें कौन कौन से प्रमुख? उनमें से मुझे लगता है कि हर जगह, देहरादून से, कोटद्वार से निकलने वाले, जैसे कर्मभूमि है, तरुण हिंद है, ऋषिकेश से निकलता था, देहरादून से कर्मभूमि कहाँ से निकलता था? कोटद्वार से वो पे भैरव लिया। और बड़े प्रबुद्ध, मतलब उनका एक जमाने में उनका जो गढ़वाली जी के बाद बड़े नाम जो आते हैं, गढ़वाली कह रहा हूँ मैं, क्या चंदोला विश्वम्बर चंदोला जी के बाद हमारी पत्रकारिता में जो बड़े नाम एक उसके बाद उत्तरोत्तर जो आगे पीढ़ी के रूप में आए, उनमें भैरव दत्त धुलिया कर्मभूमि के संपादक, और भी जिलों से अलग अलग नाम हैं, लेकिन मुख्य रूप से मैं उनका नाम इसलिए ले रहा हूँ कि वो यहाँ के विश्व पितामह जैसे अपने समय के, और उनका बड़ा अखबार का भी बड़ा नाम था, कर्मभूमि का इंचार्ज उनको पहुंचता भी था, तो उनका वेट था। अगर हम अखबारों की और पत्र पत्रिकाओं की अगर हम इतिहास के रूप में देखें, तो उत्तराखंड का पहला अखबार आप
लगभग? उत्तराखंड के पहले अखबार को मुझे लगता है अल्मोड़ा अखबार को हम एक शुरुआत मान सकते हैं। अल्मोड़ा अखबार और शक्ति दो अखबार थे, जी। और एक दौर में एक साथ मतलब आगे पीछे के समय में, और उस समय चूंकि आंदोलन भी तेज हो रहा था, इंडिपेंडेंस का भी अपना एक मतलब वो मूवमेंट भी तेज हो रहा था, लोग भी जुड़ रहे थे। ब्रिटिश गढ़वाल होने के बाद, ब्रिटिश के कब्जे में आने के बाद यहाँ के हलचलें भी उस तरह से लोगों का अपनी तरह से मतलब एक वो भी था। कुछ लोग आगे थोड़ा बढ़ चढ़ करके जिनको पढ़ाई लिखाई का लाभ मिला होगा तो वो आ करके, तो यहाँ भी उस चेतना का व्यापक रूप से मतलब प्रचार प्रसार के लिए अखबारों की जो भूमिका है, अल्मोड़ा और शक्ति की, ये पहले दौर के बात माने जा सकते हैं। और उन्होंने यहाँ की सामाजिक चेतना को विकसित करने में बड़ी भूमिका निभाई। बहुत भूमिका निभाई। इधर से जो गढ़वाली अखबार था, वो चंदोला जी इसके संपादक थे, उसकी विश्वनाथ चंदोला, तो उनका तो अपना एक अलग से मतलब वो कहे जा सकते हैं, वो सबसे पहले माने जा सकते हैं उत्तराखंड के। और उन्होंने शायद ये लगभग किस सन की बात कर रहे हैं आप? ये तो है तो 30-40 का ही मामला है, तो उस समय का मतलब एक साथ उस दौर यानी 30-40 का जो दशक था, वो आजादी से पहले का 30-40 का, जिसकी शुरुआत कहीं 20 के आसपास से हुई थी, लेकिन वो धीरे धीरे विकसित होती हुई कुछ बड़े नाम आए, जैसे चंदोला जी मैंने लिया, वो अखबारों का एक जो दौर, तो उससे क्या हुआ कि एक चेतना के निर्माण के साथ साथ उनकी पहुंच भी लोगों तक हुई अखबारों की, और यहाँ थोड़ा सा इसका एक मतलब भी विस्तार भी, टेक्नोलॉजी भी जो उस समय की थी उसके जरिए लोगों ने निकालने की। आप देखेंगे कि उस समय बहुत सारे अखबार जो उल्लिखित नहीं है, लेकिन उनका अपना समय जो कम समय के लिए निकले, ऐसे भी बहुत सारे हैं, एक सूची उनकी भी बनाई जा सकती है अलग से। तो ऐसा मतलब एक दौर ही था, इसलिए लोग उसको एक। तो आजादी से पहले के दौर में अखबारों ने एक भूमिका बनाई, एक लोगों में चेतना जागृत की। तो आजादी के आंदोलन में हमारे समाज की किस तरह से भूमिका रही है? आप क्या इस इतिहास को कैसे देखते हैं? अब यहाँ आजादी के आंदोलन में तो यहाँ दो बड़े आंदोलनों का जिक्र जो होता है, कुली बेगार और दोला पालकी, और इन आंदोलनों ने तो लोगों को उद्वेलित किया। और जो नए ब्रिटिश राज में जो चीजें, जो प्रतिबंध और जो तमाम तरह के होते, उससे भी एक उनके विरुद्ध मतलब साम्राज्यवाद के विरुद्ध चेतना का निर्माण यहाँ पर हुए हैं। जो बाद में अगर उस तरह देखें तो चंद सिंह गढ़वाली सबसे बड़े नायक यहाँ पर जो होते हैं, तो उसी चेतना का परिणाम था कि फौज में होते हुए, ब्रिटिश फौज में होते हुए चंद सिंह गढ़वाली एक पूरी उसी चेतना का प्रतिनिधित्व करते हैं, और बाद में वो एक बड़े क्रांतिकारी के रूप में, जो पेशावर विद्रोह हमारा है उसके रूप में वो सामने आते हैं। तो ये उसी दौर का, उन्हीं अखबारों का वो पढ़ते थे। मुझे तो उन पर काम करते हुए ये पता लगा कि चंद सिंह गढ़वाली उन सारे अखबारों से जुड़े हुए थे जो यहाँ से भी निकलते थे, वो अपने यहाँ मंगवाते थे, कहीं न कहीं उनके डाक से जो उस समय व्यवस्था जो भी थी वो सबको पढ़ते थे, और सचेतन रूप से पढ़ते थे। और उनकी अपनी मानसिक जो मतलब गति थी अंग्रेजों के खिलाफ भी पूरा, उनमें रहते हुए, नौकरी करते हुए, तो उन्होंने आंदोलन का बड़े मतलब उनकी स्पिरिट जो है वो हमारे लिए भगत सिंह जैसी स्पिरिट है। हमारे अगर अपने कंटेक्स्ट में बात करें तो जो स्पिरिट देश में जिस चेतना के साथ भगत सिंह हम जानते हैं, जिस पूरी वैचारिकी के साथ, हम चंद सिंह गढ़वाली को अपने लिहाज से कहेंगे कि वो कम कर नहीं थे यहाँ। तो बल्कि ये कहा जाए कि वो बड़े हीरोज में से एक थे, बड़े हीरो, एक आइकन थे, एक बड़े हीरो। बिल्कुल। और राष्ट्रीय स्तर पे अगर विद्रोह की चेतना का और राष्ट्रीय स्तर का उनकी अपना ही फलक था। नेशनल मूवमेंट को उन्होंने जो दिया, हमारी सत्ता उस समय जो आंदोलनकारी जो कांग्रेस भी थी और दूसरे लोग जो मूवमेंट के लिए लीड करने वाली जो पॉलिटिकल फोर्सेस थी, उन्होंने भी एक तरह से मतलब ये माना बाद में उनके साथ बराबर उस तरह का सलूक नहीं हुआ। वो अपने चिंतन में मार्क्सवादी थे, और एक तरह से उन्होंने वो लिखा है, राहुल सांकृत्य ने भी उनकी किताब लिखी है। वो पक्के मार्क्सवादी थे, उन्होंने गुणा बहुत था, पढ़ा जाए जितना भी हो, लेकिन उन्होंने समझा बहुत था, और उसको लेकर के उनकी अपनी हमेशा वो बनी रही। अभी हमने पहले उत्तराखंड के सबसे पुराने अखबारों के बारे में बात की कि आपने अल्मोड़ा अखबार, शक्ति का आपने जिक्र किया, और तो इसी तरह से अगर हम देश के राष्ट्रीय स्तर पे अगर हम सबसे पुराने अखबारों की बात करें तो वो कौन कौन से अखबार हैं, कौन कौन उनके संपादक थे, या उनकी भूमिका क्या रही राष्ट्रीय आंदोलन में? एक क्योंकि उस दौर में एक बड़ी भूमिका होती थी अखबारों की। अब ये मुझे लगता है कि क्रोनोलॉजिकल उसमें तो मैं नहीं जा पाऊंगा, क्योंकि उसके लिए आपको ढूंढना पड़ेगा। लेकिन उस दौर में जो अखबार निकलते थे, जैसे गांधी जी खुद निकालते थे, यंग इंडिया परिजन है, ये उनका सरोकार मतलब दोहरा था, सामाजिक भी और भी। तो सामाजिक चेतना में बदलाव लाना,
और राजनीतिक चेतना में मतलब जो साम्राज्यवाद विरोधी चेतना, आजादी के उसके साथ आगे बढ़ना। एक तो उनकी अपनी भूमिका, एक ही था जिसमें बंगाल गजट छपा था। बंगाल मतलब अखबार और मैगजीन्स नेशनल लेवल पर तो बहुत सारे ऐसे रहे हैं, साउथ से भी रहे हैं, यहाँ से भी रहे हैं। और अखबारों की हर राज्यवार अगर आप देखें नीचे साउथ में, तो साउथ में इसको लेकर के तो वहाँ तो जिनका मैं जिक्र नहीं कर पाऊंगा, मुझे नाम की सूची नहीं है, लेकिन अखबारों की एक बड़ी भूमिका है। मतलब जो भी उस समय प्रकाशित होने वाले अखबार होंगे उनकी बड़ी भूमिका साउथ के लिए। नॉर्थ में मतलब मैं जिन अखबारों को मैं जानता हूँ उस समय कुछ अखबार तो ऐसे पाइनियर है, अंग्रेजी का अखबार होता है ना, पाइनियर है, डेक्कन हेराल्ड है, इस तरह के अखबारों की शुरुआत तो मतलब अगर आप देखेंगे आपको मिल जाएगी। और वो आजादी के आंदोलन का ही हिस्सा थे, उसको सपोर्ट करने वाले रहे हैं। मतलब ये तो नेशनल मूवमेंट में चूंकि बहुत सारे अखबार, बहुत सारे ये केसरी है जो यहाँ से पंजाब से भी, और खुद अगर आप उस तरह देखें तो जो हमारे सबसे मतलब हिंदी का भारत जीवन है, जिसमें भगत सिंह भी लिखते थे, जो इनका गणेश शंकर विद्यार्थी, तो बड़े अगर उत्तर देखें जिन्होंने अपनी जान तक दे दी, मतलब आजादी के आंदोलन के अखबार के रूप में थे, लेकिन उन्होंने इस देश की सामाजिक समरसता के लिए, मतलब उसके लिए सामुदायिक सद्भाव के लिए उनकी तो जान तो चली गई थी। क्योंकि इसका संदर्भ में देख रहा था, एक चंचल सरकार की एक छोटी सी किताब है, द हिस्ट्री ऑफ आवर न्यूज़पेपर, तो उसमें भी इन सबका जिक्र है। छोटी सी एक किताब है, तो अपनी एक बड़ी भूमिका इसमें। और एक अच्छी बात यह है कि आज हमारे पास भी यहाँ पर जो मेरे संग्रह में है, तो आजादी से कुछ पहले के और कुछ आजादी के दौरान के कुछ अखबार हैं। तो इनमें से एक आजाद भारत है जो साप्ताहिक था। तो ये जो अखबार आज मेरे पास है, आप देख सकते हैं कि ये आजाद भारत जो अखबार है, ये 23 अक्टूबर 1938 का है, और ये 3 पैसे का है उस टाइम पर। तो ये इसके जो प्रधान संपादक थे ये M.N. राय जी थे, जो बड़े एक जी। तो इसको कैसे देखते हैं आप के जहन में क्या उस समय ये जो आप इसको थोड़ा सा कि जब तोप मुकाबिल हो तो अखबार निकालो, अखबार तोप के मुकाबले ही निकल रहे थे पूरे देश में। जो लोग निकाल रहे थे वो तोप के ही खिलाफ निकाल रहे थे, तोप मतलब ब्रिटिश तोप के खिलाफ। और जो उनका दमन था, और उस दमन के खिलाफ जो लोग मोर्चा ले रहे थे, उसमें अखबार सबसे बड़ी भूमिका में थे। अखबार निकाल करके लोग मुकाबला कर रहे थे। ये राष्ट्रीय चेतना का हिस्सा था, यानी अखबार निकालना, क्योंकि उस दौर में अखबार ही आपके सबसे बड़े माध्यम। तो एक तरफ मतलब उनका अपनी तरह से वो दबाव था, यानी उस दबाव के बीच ये अखबार निकालना एक बहुत क्रांतिकारी किस्म का काम था जो लोगों ने किया। उसमें M.N. राय तो अपने विचारों में ही क्रांतिकारी थे, और भी लोग उस समय के अगर आप देखेंगे तो ये अभी आजाद भारत जो M.N. राय जो संपादक रहे हैं, ये वीर अर्जुन है जो 6 अक्टूबर 1941 का अखबार है। ये मेरे संकलन में ये वीर अर्जुन अखबार है। तो इसको अगर पढ़ें तो उस टाइम का जो संघर्ष है, लोगों की जो चेतना है, जो वो साफ दिखाई देती है। और ये सरहदी भी एक प्रमुख अखबार था। तो ये 12 अक्टूबर 1964 का है, ये आजादी के बाद का ये अखबार है। और एक और है, ये विश्वामित्र है। तो 40-41 का है। हाँ जी, ये विश्वामित्र है। तो ये सारे हमारे यहाँ उत्तराखंड से निकलने वाले अखबारों में से थे। तो इन अखबारों को अगर हम देखें और इनको पढ़ें तो उस टाइम का इतिहास हमारे पूरे जहन में गुजरता है। तो जिस तरह से आजादी के आसपास ये सारे अखबार थे, उन्होंने एक बड़ी भूमिका निभाई हमारे पूरे समाज में, चाहे वो उत्तराखंड हो या देश के संदर्भ में इसको देखें तो दूर दराज के क्षेत्रों में भी अखबार पहुंचे हैं, चाहे वो पोस्ट ऑफिस के माध्यम से पहुंचे, कैसे भी पहुंचे हों। तो इसी तरह से हमारा उत्तराखंड आंदोलन भी रहा। तो उत्तराखंड आंदोलन के दौर में भी अखबार और पत्रिकाओं की बड़ी भूमिका रही। तो एक पत्रकार के बतौर आप कैसे देखते हैं पूरे उत्तराखंड आंदोलन में अखबारों और पत्रिकाओं की भूमिका? उत्तराखंड आंदोलन में पत्रकारिता क्योंकि बहुत थोड़ा सा विकसित हो गई थी और बड़े अखबार, राष्ट्रीय अखबारों की पहुंच गई थी। उत्तराखंड आंदोलन 90s के दौर का आंदोलन, और 90s के बाद जो यहाँ पर पूरे देश में जो बूम जैसा पत्रकारिता का, बड़े अखबार निकलने के, बहुत विकसित लोगों की पहुंच, और मतलब
बल्कि इन्होंने राष्ट्रीय अखबारों के बाद स्थानीय अखबारों की भूमिका थी वो जो कमतर होगी, राष्ट्रीय अखबारों की भूमिका, बड़े अखबारों की भूमिका बढ़ गई थी। अमर उजाला, हिंदुस्तान, जागरण और सहारा और भी जो अंग्रेजी और हिंदी में भी जो अखबार निकलते थे, उनकी पहुंच उत्तराखंड में सब जगह हर कस्बे के साथ मतलब उनका एक हो गया था और बड़ी संख्या में बिकने के जो, तो इसलिए हमको बहुत कम्युनिकेशन का एक मिला। अखबार एक बड़े कम्युनिकेटर हो गए थे, अपनी बात पहुंचाना और सुनना, दोनों। इसने भी उस चेतना का निर्माण किया जो उत्तराखंड आंदोलन में आंदोलनों का या उसकी जो पूरा मतलब पहले से चली आ रही लड़ाई को 90s में वो मिला, बूस्टअप मिला। अखबार इसके लिए मुख्य रूप से जिन्होंने हाईलाइट करने में इसका बराबर, और बाद में कारक तत्व जो भी रहे हों, लेकिन अगर आप देखें 94 का आंदोलन तो एक तरह से अखबारों के द्वारा ही लोगों तक जो गया, उसके बाद ही इसका एक जो सबसे ज्यादा रिफ्लेक्शन जिसमें होता है और जोड़ने का काम भी किया, यानी क्रांति मतलब जो आंदोलनकारी लोगों को भी जोड़ने का काम किया, एक दूसरे के साथ जो है उसका संपर्क बहुत जीवन संपर्क था अखबारों का और मतलब जो जनता का। तो ये जीवन संपर्क ही था कि लोग एक आंदोलन की निर्णायक स्थिति में पहुंचे, और वो एक भरोसा भी था, एक भरोसा भी था, एक पूरा मतलब कि अखबार में कहीं भी बात को जो है पत्थर की लकीर मान लिया जाता था और लोगों को वो मोटिवेट भी करता था। उस समय तो ये भी था कि लोगों ने जो अखबार में जो संवाददाता जो लोग थे वो भी उसके अनुरूप मतलब काफी हद तक मतलब अगर आप देखेंगे कि पत्रकारिता में भरोसा जगाने वाले नाम बढ़िया नाम थे जी, जिसमें उमेश डुभाल एक बड़ा नाम जी अपने समय में रहे हैं जो पहले ही चले गए थे। तो उमेश डुभाल जैसे नाम भी थे, अगर आप उसको पीछे जाएं तो ये 89 का मामला है उनकी वो होती है। तो उनका तो क्योंकि वो नवभारत में थे और उसके बाद वो अमर उजाला, तो अमर उजाला को यहाँ पूरी तरह से वो करने में, तो अमर उजाला ने उनको स्टैब्लिश किया और उन्होंने अमर उजाला को स्टैब्लिश किया। वो अपने आप में जो आंदोलन उमेश डुभाल की मौत के साथ जो खड़ा हुआ, उस आंदोलन ने पूरे उत्तराखंड को ही नहीं नेशनल लेवल पर लोग यहाँ, मुझे तो वो दिन याद है जब पौड़ी में एक बहुत बड़ा आंदोलन हुआ और माफिया के खिलाफ जब आमने सामने हुए, तो पत्रकार राष्ट्रीय स्तर से लोग आए थे, बड़े अखबार हिंदी और अंग्रेजी दोनों। तो ऐसा आंदोलन दोबारा कभी पत्रकारों का आंदोलन या पत्रकारिता के लिए कभी आंदोलन हुआ नहीं हुआ। और पौड़ी उस समय एक बहुत बड़ा केंद्र बन गया था और उसकी गूंज अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर उसकी गूंज रही, बल्कि अमेरिका से भी शायद उसको इस तरह से जो उत्पीड़न पत्रकारों के दमन का एक संगठन है, तो उन्होंने भी इसको ऐसे, तो इसकी तो एक अलग इतिहास है, अलग परिघटना है वो। उसके बाद बहुत कुछ बदला है नहीं, और बदलने के साथ साथ ये अगर आप तेवर देखें तो यही तेवर जो मतलब क्या कहते हैं, अगर आप उसी के चूंकि सरोकारों का सवाल बड़ा था, उमेश डुभाल भी सरोकारों के साथ जुड़े हुए पत्रकार थे और उत्तराखंड के सरोकार जितने भी थे उसमें राज्य का आंदोलन भी था और वो खुद राज्य आंदोलन के पक्षधर भी थे अपनी तरफ से, मतलब उनका अपना योगदान भी अपने लिखने पढ़ने से रहता था। तो वो बाकी लोगों के उस समय के एक तरह से हीरो ऐसे थे अपने दौर के, वो 80s के दशक की मैं बात करूं इसमें हो गए। ये चेतना उत्तराखंड आंदोलन में आते आते उस दौर में आते थे, इसने जब एक संगठित रूप से लड़ाई आगे बढ़ी, एक मोर्चे बने और राज्य आंदोलन केंद्र में आ गया और उसका राज्य निर्माण के लिए जो मतलब वो थी, तो उसके बाद सरकारों पर एक दबाव बना पूरी तरह से। तो इसमें जो अखबारों की ही भूमिका, मीडिया, बल्कि मुझे टीवी तो उस समय इतना ज्यादा नहीं था और जो भी था वो सरकारी था। हाँ, रेडियो थोड़ा ज्यादा प्रचलन में था, लेकिन रेडियो जो पूरा वो था वो सरकारी तंत्र के अधीन था। सूचना का एक मामला हो सकता है कि हमको सरकारी सूचनाओं से जोड़ता था, भ्रष्ट वो इतना नहीं था। सूचना और मनोरंजन के लिए, सूचना मनोरंजन का एक साधन था, वो उसकी अपने एक सेट पैटर्न में था रेडियो का, लेकिन रेडियो आंदोलन का वो नहीं बना हमारे लिए। अखबार ही बने जो उस समय बड़े पैमाने पर जिनका उस समय निकलना भी होगा। उत्तराखंड में तो अखबार एक संख्या में मतलब बड़ी संख्या में, क्योंकि यहाँ पर एक जो साक्षरता और पढ़े लिखे होने की दर भी बड़ी थी। अखबार उत्तराखंड आंदोलन के दौरान के कुछ जो स्थानीय जो प्रमुख अखबार हैं, अगर आपको कुछ याद हैं और उन्होंने किस तरह से अपनी भूमिका निभाई? स्थानीय अखबारों ने तो मेरे ख्याल से उस समय जो यहाँ से स्थानीय कुछ निकलते थे वही दौर था जो लगभग खत्म होने के कगार पर कुछ थे स्थानीय निकलने, मतलब जैसे उसमें चमोली से अवजरबर है, निकेत है, ये निकलते ही थे। देहरादून से बहुत सारे अखबार, हिमालय टाइम्स निकलता था, हिमाचल टाइम्स भी है, हिमालय टाइम्स भी निकलता,
देहरादून से 3-4 और भी थे, लेकिन इनका अपने इनकी भूमिका होने के बावजूद इनका मतलब इनका उस तरह से लोगों का के बीच मतलब उसकी पहुंच कम हो गई थी, बड़े अखबारों के मुकाबले थोड़ा कम, लेकिन अपनी भूमिका में बने रहे। एक हिमालय दर्पण था, उसने बड़ी हिमालय दर्पण ने तो बाद में वो निकला, वो तो साप्ताहिक से बाद में हुआ, वो जो ये निकालते थे अपने शर्मा जी, सुभाष शर्मा जो मूल रूप से यहीं के हैं, वो है तो वो इस्तेमाल कर रहा हूँ यहाँ के दरमुड़ा। हाँ, लेकिन उस अखबार ने उत्तराखंड आंदोलन के दौरान बड़ी भूमिका निभाई। उस अखबार ने तो जब उसमें आया वो अखबार के फॉर्म में आया, साप्ताहिक से दैनिक, लेकिन वो उसके आंदोलन के दौर में नहीं निकला, वो निकलता तो पहले से था, पहले से था। बाद उसने अपना जो मतलब वो किया, स्थापित किया। और वो जबकि वो समाजवादी पार्टी से जुड़े हुए थे, मुलायम सिंह के साथ जुड़े हुए थे, फिर उनका अखबार भी निकलता था, लेकिन उन्होंने जो है आंदोलन को लेकर के एक स्टैंड लिया और उसने अपनी जगह भी बनाई। ये बड़े अखबारों के मुकाबले जब तू राज्य लेवल पर ही था, मतलब उत्तराखंड लेवल पर था, तो उसने जगह लेकिन बनाई और उसकी पहचान और उसके साथ कबड़ा सेटअप भी था। मुझे याद आता है, हम स्कूल के दौर से निकल करके उस दौर में 90s के दौर में हम कॉलेज के दौर में जा रहे थे, युवा अवस्था में थे, तो हमें भी वही जोश और खरोश था, वही एक ऊर्जा थी कि हम भी आंदोलन में शामिल होंगे। तो एक विद्यार्थी के बतौर हम लोगों की अपनी भूमिका अलग से रही, चाहे वो स्कूल में हो चाहे वो कॉलेज में हो। लेकिन मुझे याद है कि जब कर्फ्यू लगा, मतलब 94 के आसपास की मैं बात कर रहा हूँ, ये जब हमें चरम पर उत्तराखंड आंदोलन था, मुजफ्फरनगर कांड हुआ, तो या खटीमा हुआ, जो गोली कांड जितने भी मसूरी हुआ, तो जितने भी गोली कांड हुए, तो उसके बाद जो कर्फ्यू लगने का जो सिलसिला शुरू हुआ, तो उस टाइम पर अखबार यहाँ आसानी से नहीं पहुंच पाए। जो दैनिक अखबार थे, चाहे राष्ट्रीय स्तर के जो भी अखबार थे, तो समय पर यहाँ पर नहीं पहुंचे। तो नैनीताल समाचार के द्वारा एक अलग तरह की एक बुलेटिन शुरू किया गया, और ये भी अपने आप में एक मतलब नया प्रयोग था, एक चमत्कृत कर देने वाला था कि जब अखबार हम तक नहीं पहुंच रहे हैं या पाठकों तक नहीं पहुंच रहे हैं, तो लोग या पत्रकार या समाज किस तरह से पाठकों तक उनकी सूचनाएं पहुंचाए, क्योंकि अखबार ही एकमात्र जरिया था इन सब सूचनाओं के लिए, क्योंकि न तो टीवी की पहुंच थी, न रेडियो की पहुंच थी, दोनों पे सरकारी अपना एक तंत्र काबिज था, तो वो सूचना उस तरह से नहीं पहुंच पाती थी। तो मुझे भी याद है कि हर जिले के मुख्यालय में टेलीफोन के द्वारा जो है सूचनाएं दी जाती थी कि आज के शहर में कहाँ कहाँ क्या क्या हुआ, और उनको संकलित करके जिले के मुख्यालय पे हमारे जो आंदोलनकारी साथी थे, वरिष्ठ लोग थे, तो वो उस सूची को पढ़ करके माइक और चैलेंजर के माध्यम से उत्तराखंड बुलेटिन नाम से शाम को 5 बजे 5:30 बजे उसको अपने अपने शहर के मुताबिक रोज उसको पढ़ा करते थे, और जनता जो है उसे सुनने के लिए जो है व्याकुल रहती थी, बड़ी भीड़ लगी रहती थी। तो नैनीताल में भी चाहे तल्लीताल हो या मल्लीताल हो, या जो गोपेश्वर में जो बस अड्डा है, बस अड्डे के ऊपर जो एक छत हुआ करती थी, वहां पर लोग, मैंने देखा है कि लोगों को उन समाचार को सुनते हुए। तो इस उत्तराखंड बुलेटिन को आप किस तरह से देखते हैं, या इतिहास में इसकी क्या भूमिका आप दर्ज पाते हैं? वो तो उत्तराखंड आंदोलन की ही उपस्थिति, मतलब एक तरह से वो जो पूरा स्ट्रेटेजिकल मामला था, अखबार अगर नहीं आप पहुंच में, वो उसी के उसका भी निर्माण, मतलब उसकी उस तरह से उसका प्रयोग के रूप में सामने आना, वो उसी आंदोलन का परिणाम था। देखो आंदोलन की ही उपज थी, तो आंदोलन की उपज थी, इसलिए वो आंदोलन के लिए समर्पित था, और उसने अपने स्टाइल में जो है यहाँ उत्तराखंड के सारे छोटे बड़े कस्बों शहरों को जोड़ा। और हर जगह जो आप गोपेश्वर की बात करें, मैं तो कर्णप्रयाग की बिल्कुल सभी जगह, कर्णप्रयाग में भी उसके लोग, वहाँ जो लोग थे उस तरह का उसे जुड़े हुए थे, जो अपनी बात, जहाँ एक मंच होता था जहाँ पर लोग, क्योंकि पूरी जनता आंदोलन के पक्ष में, क्योंकि लैंडलाइन का दौर था, तो लैंडलाइन टेलीफोन से लोग आपस में कम्युनिकेट करके और अपने अपने शहरों में एक सूची, एक पर्ची बना करके उसको पढ़ा करते थे कि गोपेश्वर में क्या हुआ, कर्णप्रयाग में क्या हुआ, चमोली में क्या हुआ। ये सूचनाओं को संकलित करके फिर उसको पढ़ते थे, और लोग जो है इंतजार करते थे कि शाम 5 बजे हमने जो है किसी चौराहे पे, किसी बस अड्डे पे हमने जाना है वो समाचार सुनने के लिए। बिल्कुल वो बुलेटिन ने तो अपना काम किया ही। हालांकि बाद में लोग अंडरग्राउंड तरीके से, अपने तरीके से भी लोग होते, लेकिन चूंकि आंदोलन की चेतना थी, इससे लोगों के अपने अपने तरह से प्रयोग भी था, लोगों के संगठन भी बने उस तरह से। विस्फोट तो जो कांड हुआ उसके बाद एक अलग तरह की जो परिस्थिति बनी थी,
उसने लोगों को न सिर्फ मतलब एक तरह से खड़ा किया दूसरी तरह से दमन के बाद, कर्फ्यू के बाद, बल्कि उसने, अगर आप देखेंगे उस दौर में बहुत सारे नई पत्रिकाएं भी निकली जो अपना इन्फ्लुएंस अपनी तरह से, चाहे वो श्रीनगर से 2-3 निकली, जैसे शायद संभावना, अतुल सतीश का उसने, और मैंने भी, मतलब हम दोनों ने एक ज्वाइंट तरीके से उसमें काम किया। एक मनोज भट्ट और ये सब, ईमानदार भी था शायद, ईमानदार था, और भी निकले, बहुत सारे निकले। मैं तो अपने जिनसे मैं जुड़ा था उसने, तो ऐसे बहुत सारे पत्र पत्रिकाओं की उस तरह से भी एक प्रयोग माने, जैसे बुलेटिन का है, वैसे लोगों ने उस समय अपने मैगजीन से अपनी बात पहुंचाने के लिए उत्तराखंड आंदोलन के संदर्भ को आगे बढ़ाने में, चिट्ठी पत्री ने भी लीफलेट निकाला, खाद ने भी कुछ पोस्टर, कुछ कविता पोस्टर वगैरह इस तरह से निकाले, बहुत अलग अलग तरह से प्रयोग हुए। ये उसी का एक परिणाम था, आंदोलन का दबाव था, परिणाम था। मैं जो हमारे युवा दर्शक, युवा साथी हैं जिनको इस सारे संदर्भ का पता नहीं है, उनके लिए एक बात और बता दूं कि जो इस तरह के उत्तराखंड बुलेटिन के नाम पे पढ़े जाने वाले जो समाचार थे, तो जो छोटी छोटी पर्चियां थी अलग अलग शहरों में, तो उनका एक संकलन 2 वॉल्यूम के रूप में नैनीताल समाचार में उपलब्ध है। तो वो एक ऐतिहासिक दस्तावेज है। अगर उस घटनाक्रम को समझें तो होता ये था कि अपने अपने शहरों में सब उसको कागज पे डेट वाइज लिखते थे और उन समाचारों को माइक, जो हमारा उस टाइम पर सेल वाला जो माइक होता था, उस चैलेंजर से उसको पढ़ा करते थे। तो ये इस संदर्भ में हम बात कर रहे हैं। तो ये उत्तराखंड आंदोलन की बात हो गई, उस दौर के अखबार और समाचार पत्रों की बात हो गई। अब उसके बाद उत्तराखंड बनता है 9 नवंबर सन 2000 को। उसके बाद जो हम एक राज्य के रूप में हम अपनी पहचान रखते हैं, आज हम बड़े गर्व के साथ कहते हैं, तो उसके बाद इसके बनने के बाद की भूमिका किस तरह से है पत्र पत्रिकाओं की, और जो समाचार पत्र पत्रिकाएं हैं तो वो किस तरह से जनपक्षधर पत्रकारिता कर रहे हैं, या मुद्दों को या सामाजिक जो सरोकार हैं उनसे जुड़े हुए हैं। आप एक पत्रकार के बतौर इसको कैसे देखते हैं? मैं तो ये देखता हूँ कि एक तरह का इसमें राज्य बनने के बाद एक इसकी दिशा में अंतर आ गया है ना। राज्य बनने तक उसकी जो दिशा थी, जो पेपर था और जो एस्पिरेशंस मतलब जिससे जुड़े हुए थे, वो शायद राज्य बनने के बाद उसकी निरंतर उसमें एक उस तरह की गिरावट आती है कि अब राज्य बन गया है। और चूंकि इसके लिए जो जिम्मेदार वो हमारी वो जो बनी हुई सरकार है उस समय, जो एक जिनको एक अवसर मिला था, मतलब आंदोलन में, जो आंदोलन में नहीं थे लेकिन आंदोलन के बाद उनको अवसर मिलने वाली जो ताकतें सत्ता में आती हैं, उन्होंने अपने पूरे मतलब उसके साथ जो है उसको धीरे धीरे उसके क्षरण में भी, क्योंकि उनकी अपनी वो थी, और बाकी समाज में भी धीरे धीरे उसकी एक्सेप्टेंस जो है, यानी सवाल तो बहुत उठे। अगर मैं उससे करूं तो मेरे ही हिमालय दर्पण में जो आप जिक्र कर रहे थे, हिमालय दर्पण में मेरा ही एक आर्टिकल था 3 साल बाद 2003 में कि 9 दिन चले 2.5 कोस, जो कि जिस लक्ष्य के लिए उत्तराखंड आंदोलन राज्य को पाने के लिए जनता सड़कों पर आई थी, वो लगभग 2-3 सालों में ही उसका वो दिखने लग गया था कि ये किस दिशा में जाएगा, कैसे इसका, तो इसका लगभग एक कॉर्पोरेट शैली का मतलब जो मॉडल खड़ा करने की तरफ, और एक राज्य को संसाधनों पर जो नजर थी और उसको लूटने, और तमाम जिसका आज हमारे सामने सारे संकट हर तरह से, चाहे जल का, जंगल का, जमीन का, सारे संकट जो है, इसमें मीडिया की भूमिका को मैं ऐसा नहीं मानूंगा कि उसने अपनी कोई बात नहीं कही या उसके बाद वो गैर जिम्मेदार हो गया। लेकिन इतना जरूर हुआ कि एक बड़े आंदोलन, राज्य बनने के बाद राज्य के निर्माण में जो एक जरूरी भूमिका थी, और उससे पीछे हटना तो मैं कहूंगा कि उसमें इतनी तेवर के साथ नहीं आया। शिकायती तो रहा, मतलब शिकायती रहा मीडिया उसके बाद, लेकिन वो उत्प्रेरक की भूमिका से बाहर हो गया। आज भी हम लोग शिकायती ज्यादा मानते हैं, हमारे अखबार हैं, तमाम हैं, हम जो लोग दरबारी पत्रकारिता की बात तो नहीं कर रहे हैं। मैं दरबारी पत्रकारिता तो उसका एक बड़ा वो बनता है, जो अलग थलग भी जो लोग सही सोच भी रहे हैं, तो मतलब वो राज्य बनने के बाद तो लगता है कि जैसा हमने कुछ जो चाहा था वो पा लिया, अब हो गया है। ये जो मतलब पूरा हुआ है कि अब हम इसमें अपना वो करें अपने लाभ के लिए। जैसे सबसे बड़ा इसका मैं उदाहरण के रूप में दूं कि राज्य आंदोलनकारियों का जो एक पूरा नया वो खेल शुरू हुआ कि उनको आंदोलनकारी होने का तमगा चाहिए, ये इसका सबसे बड़ा होता। उसमें पत्रकारों ने भी बड़े हिस्से ने लाभ उठाया और बहुत ज्यादा फेक किस्म का एक पूरा वो बना। इसने भी लोगों के उसको एक भटकाव
मैं कहना ये तो एक पूरा भटकाव था कि आंदोलनकारी होने का आपको सर्टिफिकेट चाहिए। और ये एक, मैं बहुत सारे मामलों को छोड़ दूं तो ये मामला सबसे बड़ा था। आज भी जिन्होंने आंदोलन, सचमुच आंदोलन के हिसाब से जो आंदोलन जीवी रहे हैं, वो उनको सर्टिफिकेट की कभी कोई आवश्यकता, चाहे वो इंडिपेंडेंस के दौर का हो। तो ये जो खेल हुआ, इसमें भी काफी लोगों को एक तरह से, और इसमें मीडिया का भी एक रोल आता है। उसने लगातार इसको प्रोपोगेट करने में, एक हिस्सा मीडिया का भी रहा है, बड़े अखबारों का, उन्होंने लगातार आंदोलनकारी उन्हें, और सरकार ने तो किया ही, जो चाहे वो कांग्रेस हो, भाजपा, जो यहाँ पर जिनका अपनी जिनकी गवर्नेंस यहाँ पर रही, ये पहलू सबने जो है इस तरह से, तो ये एक उदाहरण के रूप में कह रहा हूँ। तो आज अगर नई पीढ़ी के जो बच्चे हैं, जो नए इस फील्ड में, इस क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, पत्रकारिता के क्षेत्र में आना चाह रहे हैं, तो उनको किन किन बातों का ध्यान रखना चाहिए, और इसमें जो कैरियर है, तो कैरियर को किस तरह से देखते हैं? देखो, कैरियर तो ये बहुत बड़ा हो गया। आज पत्रकारिता बहुत एडवांस स्टेज में आ गई है। आपके सामने शायद इतना उन्नत मीडिया कभी नहीं रहा, लेकिन उन्नत मीडिया उन्नत हो गया है। उसके सामने आज हमारे वो भी बढ़ गए हैं। अब अखबारों से कहीं ज्यादा भूमिका इलेक्ट्रॉनिक मीडिया की हो गई है। टीवी और फोन से आने के बाद वो पत्रकारिता लिखित, मतलब जो प्रिंटिंग वाली दौर की पत्रकारिता है, मुझे लगता है कुछ अंग्रेजी अखबारों को छोड़कर हिंदी पत्रकारिता तो मेरे ख्याल से अब नहीं है, आपके साथ नहीं है, या आप उसके साथ नहीं है। लेकिन जो इलेक्ट्रॉनिक मीडिया, जो जिसको हम गोदी मीडिया, और आज तो एक अलग ही मतलब हम दौर में जी रहे हैं। तो कैरियर बनाने के, तो उसमें अगर सिर्फ कैरियर बनाना है कि मुझे इसमें आना है, चाहे उसे फोटोग्राफी के जरिए है, दूसरे माध्यम है, ये तो बहुत है। इसमें बहुत लोग आगे हैं और बहुत एक्सपर्ट्स हैं, बहुत प्रतिभाशाली लोगों की इसमें एंट्री हुई। लेकिन सरोकारों का मामला कमजोर हुआ है। और गोदी मीडिया, क्योंकि नेशनल लेवल पर हम लोग एक खास राजनीतिक संकट से जूझ रहे हैं जो पूरे देश पर काबिज है, तो एक तरह का जो सर्वसत्तावाद है, उसकी वजह से मीडिया भी जो है उसकी पकड़ में ज्यादा है। और जिस तरह से हम उसको गोदी मीडिया शब्द से जिसको हम चिन्हित कर रहे हैं, इस दौर की बात करूं, अपने तमाम विकास के बावजूद ये विनाशकारी एक भूमिका में है काफी हद तक, जो जनता को सूचनाओं से काटता है, सत्य से काटता है। तो आपने मोबाइल इंटरनेट की बात की, तो इसमें सोशल मीडिया भी आता है। तो सोशल मीडिया के कितने खतरे हैं, और सोशल मीडिया जो मुख्य पत्रकारिता है, मुख्य धारा की जो पत्रकारिता है, उसके लिए कितनी बड़ी चुनौती है? सोशल मीडिया का अपनी जगह, अपने स्टैंड पर है, अपना काम करना। जो लोग जो गोदी मीडिया का हिस्सा नहीं है, वो सोशल मीडिया का हिस्सा है। वो इसलिए है क्योंकि उन्हें उस मीडिया से भी लड़ना पड़ रहा है जो जनता के खिलाफ या हमारे पूरे सूचनाओं के सत्य के खिलाफ है, जो झूठ के साथ ज्यादा हो गया है। सोशल मीडिया सच के साथ बना हुआ है, और इस बनने की प्रक्रिया में इंडिविजुअल्स बहुत सारे हैं, जिनकी वजह से हम लोग थोड़ी बहुत जो हमें राहत ही है कि मीडिया का रोल जो है हमेशा रहता है। लेकिन वो संकटपूर्ण स्थिति में है, रोल तो उसका कम नहीं हुआ। आज भी सोशल मीडिया ही है जो थोड़ा आपको कहीं न कहीं पूरे से एक सही पर वो सामने परिप्रेक्ष्य हमारे सामने आता है। तो वो जो पुराने दौर में छोटे अखबारों के, बड़े अखबारों के आंदोलन के दौर में, वो आज सोशल मीडिया में शिफ्ट हो गया। मैं इस दौर में कहूँ सोशल मीडिया ही आपको थोड़ा सा एक रोशनी की किरण मैं कह सकता हूँ। तो इसको अगर हम थोड़ा इसकी पूरी यात्रा को, इस पूरी जर्नी को, जहां से हम बात कर रहे हैं आजादी के आंदोलन से, और उससे पहले से हम बात कर रहे हैं आज उत्तराखंड बनने तक, और उसके बाद भी हम इसको देख रहे हैं, तो इसमें एक चीज बड़ी मतलब विचारणीय है। तो जब ये सारी चीजें होती हैं, तो इस पूरी यात्रा को, मतलब वहां से और अब तक की यात्रा को अगर आप एक समग्र रूप में देखें, तो क्या टिप्पणी होगी आपकी? देखो, समग्र में चीजें अगर देखें तो हर लेवल पर चीजें जो हैं अपने विकसित रूप में हैं आज। वो हम स्वाधीनता आंदोलन की बात करें, तब जो हमारे सामने जो था, जितना क्या कहते हैं, जो उसका स्वरूप था, और उस तरह देखें तो हम उसको एक विकास के या तमाम टेक्नोलॉजी में परिवर्तन के साथ, तब मिशनरी थी और जन पक्षधारित पत्रकारिता थी। मैं ही करूँ कि आंदोलन के साथ तो पत्रकारिता में आने वाले लोगों का तो अपने तरह से वो एक टूल के रूप में पत्रकारिता आंदोलन के साथ थी, जनता के साथ थी, आजादी के पक्षधर पत्रकारिता का एक हमारे सामने जो हमने रखा भी।
वो धीरे धीरे उसके लिए अगर हम कहें तो एक कमर्शियल किस्म का जो अब आज तो हम कॉर्पोरेट और बिल्कुल मैं वही बात कहना चाह रहा था कि आज बड़े बड़े जो घराने हैं, हाँ। क्योंकि जब एक दौर में पत्रकारिता एक मिशन था बिल्कुल और आज एक व्यवसाय के रूप में तब्दील होता जा रहा है या हो गया है। उसको दूसरे टर्म में ये भी कह सकते हैं कि तब वो लोकतंत्र के चौथे स्तंभ के रूप में जो उसकी भूमिका थी वो आज तो कम से कम नहीं है। अब वो कारपोरेट का औजार हो गया। बड़े प्रतिष्ठान इसमें जो सारे हैं वो सीधे सत्ता और सरकार के साथ उनकी अपनी और अपने व्यावसायिक हितों के साथ जुड़े हुए हैं पूरी तरह से। तो ये लोकतंत्र के लिए कितना बड़ा खतरा है या चुनौती? ये तो हमारे सामने इसका तो बीता जगता हुआ है कि लोकतंत्र आज खतरे में है। हम संविधान बचाने की, लोकतंत्र बचाने की जो बात सबसे ऊंची आवाज जो आज हो रही है, क्योंकि सबसे बड़ा खतरा ही लोकतंत्र को है। और ये परिणाम है कि लोकतंत्र बचाने की लड़ाई जो है जो विपक्ष के रूप में आ हमारे सामने, क्योंकि सत्ता ने लगभग इसको खतरे में डाल रखा है। तो लिहाजा आज तो लड़ाई लोकतंत्र और संविधान बचाने के साथ जुड़ गई है और एक पूरे अपोजिशन, क्योंकि लोकतंत्र खतरे में है और उसका सबसे ज्यादा अपोजिशन जो है, जो उसका लोकतंत्र की एक सबसे बड़ी वो है कि आप अपोजिशन जिंदा रहेगा तो लोकतंत्र होना है। तो अपोजिशन को जो सबसे पूरी डैमेज करने की जो सत्ता की कोशिशें हैं उसकी वजह से सब कुछ खतरे में है। और इसको बचाने के लिए जो सारी चीजें हैं, मतलब अपोजिशन की लड़ाई को भी मजबूत करना और अपोजिशन को भी मजबूत करना, ये तो एक मीडिया का काम आज जो लोग कर रहे हैं, सोशल मीडिया, ये रह गया है। और ये लड़ाई आजादी के हिसाब से मतलब उसी के बराबर जो है मतलब इससे मुक्ति आप कह सकते हैं कि एक फांसीबाद से लड़ाई का दौर है। ये तो सत्ता का हमेशा ही चरित्र रहा है, उसको जो भी चुनौती देता है वो उसको उसका दमन करने के लिए हमेशा आगे आता है या कई तरह के हथकंडे अपनाता है। वो ठीक है, लेकिन पहले और अब में अगर आप 70s की बात करें, उस समय इमरजेंसी के दौर में मीडिया को लेकर जो एक संकट खड़ा हुआ था उसको और इसकी तुलना करें तो ये तुलनात्मक रूप से भी मतलब उस समय और इसमें बहुत फर्क है। उस समय मीडिया दमन के बावजूद खड़ा था और अपनी आवाज, और इसीलिए उसका परिणाम भी बाद में मतलब सत्ता ने दमन किया, लेकिन उसका प्रतिकार हुआ। आज उसकी गुंजाइश भी खत्म हो गई है। आप प्रतिरोध में किसी भी तरह से हैं, जो पूरा वो तंत्र बना, इसने आपको बोलने की हर तरह की आजादी से आपको मुक्त करने पर तुला हुआ है, खत्म करने पर तुला हुआ है। उस पूरी जो हमारी गारंटीज है, मतलब संविधान जो हमको देता है उसको भी खत्म, तो उसकी और उसकी तुलना नहीं हो सकती। हर सत्ता दमनकारी किसी न किसी रूप में होती है, ये दमन के साथ अपने को, लेकिन आज तो पूरी सर्व सत्तावाद है, यानी सब कुछ को और लोकतंत्र को ही खत्म करने की बात अगर होगी, संविधान को तो फिर कुछ नहीं बच रहा है। तो लड़ाई को नए सिरे से मतलब खड़े करने की बात है। और इस सत्ता के साथ तो चीजें और ज्यादा गहरे मतलब एक व्यापक। भविष्य को कैसे देखते हैं आप, मतलब पत्रकारिता के भविष्य को, इसकी मतलब भूमिका? मैं क्या अपना उम्मीद है आपको? मैं उसमें अपना भविष्य अगर मैं कहूँ तो मेरा तो कोई अपना नहीं भविष्य है। नहीं है। पत्रकारिता का भविष्य है और हर लड़ाई का भविष्य होता है। वो लड़ाई कोई भी हो, वो किसी व्यक्ति के साथ खत्म नहीं होती है, लेकिन लड़ाइयों का भविष्य होता है। लड़कर के ही भविष्य बनाने की ओर बढ़ते हैं। और मुझे हमेशा मैं इस विचार के साथ बना रहा हूँ कि लड़कर ही हमें अपने उम्मीदों के साथ आगे बढ़ना होता है। और वो उम्मीद मुझे पत्रकारिता से भी है, लिखने पढ़ने वालों से है और सबसे है। मैं जो ये संदर्भ आपने रखा उसमें सिर्फ मैं व्यक्तिगत उपलब्धि, मैं अपने भविष्य की बात मैं नहीं कर सकता। मेरा ये व्यक्तिगत की बात ही नहीं हो रही है, समग्र रूप में हो रही है और ये एक समग्रता अच्छी में। बात है। उम्मीद एक जिंदा शब्द है बिल्कुल बिल्कुल। और ये उम्मीद बरकरार रहनी चाहिए। तो बिल्कुल। ये एक बातचीत थी। तो आज हमारे साथ थे मदन मोहन चमोली जी, जो हमारे सामाजिक सरोकारों से जुड़े रहे हैं, आज भी जुड़े हुए हैं और संस्कृति कर्मी भी हैं। और हमारे रुद्रप्रयाग जिले के जो हरियाली देवी है, रानीगढ़ पट्टी का जसोली, वहाँ से वहाँ आपका गांव है। तो बहुत बहुत धन्यवाद हमसे जुड़े रहने के लिए।